जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, फ्री की एजुकेशन ले रहे हैं, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बाद में लाइक का और कमेंट का बटन दबा देना है। समझ गए? चलिए, उसका मोबाइल फोन वापस ले आइएगा, नहीं तो घर वालों से बहुत मार खाएंगे। बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस एंड सेटलमेंट ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? बच्चों को लगता होगा कि भाई पैसे का लेन देन अगर हो रहा है अमंग मल्टीपल बैंक्स, तो बैंक से कैश मूव होता होगा दूसरे बैंक में। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। देयर इज अ स्टोरी टू दिस। तो स्टोरी को झटपट सुनने को हो जाए सब लोग तैयार। ये कुछ डब्बे आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे बच्चों। ये एक्चुअली डब्बे नहीं है, ये एक्चुअली बैंक्स हैं। और इन बैंक्स का नाम क्या है? ये है हमारा प्यारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेफ्ट साइड पे इंडिया का सो कॉल्ड लीडिंग बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड राइट साइड पे इंडिया का सही में कॉल्ड लीडिंग बैंक दैट इज HDFC। अब मान लेते हैं बच्चों की SBI के दो कस्टमर्स हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, और HDFC के भी दो कस्टमर्स हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। एज वी हैव स्टडीड की CRR का पैसा हर कमर्शियल बैंक RBI की गुल्लक में रखवाता है, यस और नो चलन? तो SBI के पास RBI के कुछ पैसे पड़े हैं, सॉरी RBI के पास SBI के कुछ पैसे पड़े हैं, और HDFC का भी काफी डिपॉजिट RBI के पास पड़ा हुआ है। बच्चे सुनने में इंटरेस्टेड होंगे कितना पड़ा हुआ है, चलिए बता देते हैं। इनके पड़े हैं 200 करोड़ रुपए और इनके पड़े हुए हैं 800 करोड़ रुपए। इज दैट अंडरस्टूड? अब ये जो SBI का कस्टमर ए है, इसने एक सो कॉल्ड पेमेंट करना है मिस्टर एक्स को। तो इन दैट केस बच्चों SBI के पास से मिस्टर ए के अकाउंट से पैसा निकल के किसके पास जाएगा? एक्स के अकाउंट में एट HDFC। और वैसे ही वाई हैज टू मेक अ पेमेंट टू मिस्टर बी, तो वाई के HDFC अकाउंट से पैसा निकल के कहां जाएगा? मिस्टर बी के SBI अकाउंट में। इज दैट क्लियर? अब यहां पे मिस्टर वाई को और बी को एक्सचेंज करना है ₹2,00,000, ए और एक्स को एक्सचेंज करना है ₹1,80,000। तो मिस्टर ए के अकाउंट से 1,80,000 रुपए निकलेंगे और एक्स के अकाउंट में 1,80,000 रुपए आएंगे, यस और नो? ऐसे ही मिस्टर वाई के अकाउंट से बच्चों 2,00,000 रुपए निकलेंगे और बी के अकाउंट में 2,00,000 रुपए आएंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? इतना डायग्राम झटपट बना लीजिए, देन आई प्रोसीड फर्दर। तो यहां पे बच्चों एक्स को मिलने हैं पैसे, ए देगा, यहां पे वाई देगा और बी को मिलना है। इज दैट क्लियर? अब अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच लें अकल लगाते हुए, तो HDFC बैंक के ये दोनों कस्टमर्स हैं, ये सोनो चलन, और SBI बैंक के ये दोनों कस्टमर्स हैं। तो फाइनली इफ वी सी, HDFC में 1,80,000 रुपए आना है बच्चों और 2,00,000 रुपए HDFC से निकल जाना है। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ एट HDFC? 1,80 आएगा और 2,00,000 जाएगा, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? 20,000 रुपीज HDFC के पास से जाएगा। इसको बोलते हैं मल्टीलेटरल नेटिंग, बैंकिंग की भाषा में क्या बोलते हैं? मल्टीलेटरल। और एक्स और वाई का जो अलग अलग हिसाब कर रहे हैं वो होती है यूनिलेटरल नेटिंग। व्हाट? यूनिलेटरल। इज दैट क्लियर? मल्टी मतलब सारी पार्टीज को लेकर। फाइन। सिमिलरली SBI के पास से 180 जाएगा और SBI के पास 2,00,000 आएगा। तो नेट इफेक्ट चिल्ड्रन SBI में क्या पड़ेगा? 20,000 रुपीज आएगा। अब रियलिटी में बच्चों SBI के पास कोई भी HDFC का ऑफिसर 20,000 रुपए कैश लेके नहीं आएगा। आई रिपीट, 20,000 रुपए कैश लेके नहीं आएगा। और डे टू डे बेसिस पे पैसे की बैंक को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। वो जो CRR और SLR का पैसा होता है वो उसी में से लेन देन करते रहते हैं। बाई चांस अगर वो भी शॉर्ट पड़ गया तो डेफिनेटली फिर SBI RBI को कॉल करेगा और कहेगा भाई हमको HDFC से पैसा लेना है। तो RBI कहेगा अच्छा रुकिए हम वैन भिजवाते हैं। तो 99% केसेस में तो आपके घर में कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई ही नहीं कि राशन पानी सब कुछ एक साथ खत्म हो गया, सब कुछ। बाहर आप बोर्ड ना लगा दिएगा भिखारी भवन। समझ में आ गया? तो हो सकता है आटा बाई चांस शॉर्ट हो जाए, जैसे मैंने अपने घर में बोला हुआ है, आटा जब भी खत्म हो 72 आवर्स के पहले बताइए, नहीं तो आटा खत्म हो गया सेम डे लाने की जिम्मेदारी नहीं है, चावल खा लीजिए। और कहीं आटा भी खत्म, चावल दाल सब कुछ खत्म, स्विगी जोमेटो जोमेटो एवरीथिंग डिलीवर्स। समझ में आया? तो सब कुछ तो खत्म नहीं हो जाएगा ना, और सब कुछ खत्म हो भी गया, पड़ोसी किस दिन काम आएंगे? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो सर पड़ोसी मांगने जाएंगे, आज फिजा बनानी है।
मम्मी को जाना है, बोलना है आज तो घर में ये लोग है ही नहीं, सब बाहर जा खाना खाना, हम अकेले ही है, बस जितना आपने बोला बगल वाली आंटी चालू, तो भाभी हमारे यहाँ खा लीजिए खाना, ऐसी क्या बात है, यही तो मम्मी चाह रही थी बोलना। नहीं नहीं नहीं, ये हस्बैंड और बच्चे हैं, सिर्फ बेटी का डिनर बाहर है, और देखो कितनी तेज पलटी मारे। जैसे बच्चा बोलता है होमवर्क का है सर रफ कॉपी में, और रफ कॉपी लाए नहीं। अंडरस्टैंडिंग, तो हरकतें वहीं से पनपती है स्कूल लेवल से बेसिकली। तो फिर बगल वाली आंटी ने छोले भटूरे दे दिए, अब बदले में आपको कुछ बढ़िया देना है, बर्फ जमा के दे दीजिए, भगोने में थोड़ा हैवी भी लगेगा, उसका जो हैवी हैवी सुनने को मिलेगा आपको। समझ में आ गई बात? तो यही चीज बच्चों यहाँ पे भी होती है। तो जब इतनी हरकत हुई और आरबीआई को डे टू डे बेसिस पे बात पता होती है, तो व्हाट आरबीआई विल डू, आरबीआई एचडीएफसी की गुल्लक से निकालेगा 20,000 रुपया और ऐड कर देगा किसकी टोकरी में, गुल्लक में, किसमें, एसबीआई। तो एसबीआई वाले गाना गाना बंद कर देंगे, भर दो झोली मेरी, और ये गाना गाएंगे खाली हो गई झोली मेरी। इज दैट क्लियर? तो ऐसे आरबीआई सेटलमेंट करता है बेसिकली। अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? बट बैंक्स के एंड पे क्या काम होगा ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, नहीं तो पिक्चर अधूरी समाप्त हो जाएगी और बोलेंगे एंड अच्छा नहीं था मूवी का। तो वाई के अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाला जाएगा। कितना निकाला जाएगा? 2 लाख। एचडीएफसी वाले वाई के अकाउंट से 2 लाख रुपए निकालेंगे चिल्ड्रन, इसमें से 1,80,000 रुपी किसको दे देंगे, एक्स को, और बाकी का 20,000 कहां पे पहुंचा दिया जाएगा, आरबीआई में। समझ में आ गया? तो एक्स और वाई का हिसाब किताब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर आपने किसी को 10 रुपए देने हैं और 8 रुपए लेने हैं, तो आप उससे कहेंगे भाई 2 रुपए ले लो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा सर, तुम मेरे को पहले 8 दो मैं तुमको 10 दूंगा, ऐसा होता है क्या? तो हम नेटिंग करते हैं। सिमिलरली एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई को अरेंजमेंट करना है कि बी को 2 लाख मिल जाए, और ए के अकाउंट से कितना पैसा निकलना है बच्चों, 180। तो एसबीआई मिस्टर ए से कितने पैसे लेगा, 180, और ये पूरा का पूरा 180 किसको दे देगा, बी को दे देगा। और आरबीआई से कहेगा लाओ मेरे को 1,80,000 रुपए मैंने दे दिया है, 20,000 और दे दो, तो मैं ये पैसा मिस्टर बी को दे दूं और बी का हिसाब किताब क्लियर हो जाए। एज द कैशियर वॉज अबाउट टू डू सो, मैं पहुंच गया अपने खाते में 50,000 जमा कराने के लिए, तो एसबीआई ने आरबीआई को बोला कोई बात नहीं सर का आशीर्वाद था, पैसा आ गया वही जमा करो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। तो इस तरह से रियल बैंकिंग चलती है। तो दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल क्लियरेंस। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो सेंट्रल क्लियरेंस शब्द प्रैक्टिकली जिस पार्ट के लिए यूज होता है बच्चों, वो ये वाला पार्ट है। दिस पार्ट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज सेंट्रल क्लियरेंस। समझ में आई बात? समझ में आई बात? सेटलमेंट एंड ट्रांसफर भी आपको बता दिया, जब पैसे की जरूरत पड़ेगी आरबीआई एसबीआई को पैसे भेज देगा। अंडरस्टूड? सड़क पे आपको बैंक वाली गाड़ियां नजर आती है ना, सिक्योरिटी ट्रांस करके कुछ, तो वो हमेशा नहीं नजर आएगी, कुछ बैंक्स में हमेशा नजर आती होगी, तो उनके पास कैश बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वो कैश वहां से ले जाकर मेन ब्रांच आरबीआई की जो चेस्ट बनी है एसबीआई वहां पे जमा होता है। बट जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कैश का मूवमेंट ऑटोमेटिकली बहुत कम होता जा रहा है। अंडरस्टूड दिस? तो झटपट इस डायग्राम को लिख लें बच्चों, बना ले मतलब। तो लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन, सबको समझ में आ गई बात? चलो, अब आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो समझ लीजिए आरबीआई के फंक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है। आरबीआई क्रेडिट क्यों कंट्रोल करेगा? एक ही जवाब है, ताकि कंट्री में जो वायरस फैल चुका है इन्फ्लेशन का, वो कंट्रोल हो जाए। तो कभी कभी आरबीआई जनरल मेजर्स यूज करता है, कभी कभी आरबीआई स्पेशल मेजर्स यूज करता है। इन्हीं को बोलते हैं बच्चों क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सो दीज आर कॉल्ड एज जनरल एंड दीज आर कॉल्ड एज सेलेक्टिव और स्पेशल। इन्हें हमेशा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, समटाइम्स ओनली दे आर ऑट टू बी यूज्ड। समझ में आ गई बात बच्चों? तो ये दो कैटेगरीज के हैं चिल्ड्रन, कैसे इनको पढ़ना है बड़ा आसान है। मैं पहले आपको नट शेल में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, खैर उसी में पूरे एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा हमारा। तो तैयार है सब लोग? नोट्स हैं सबके पास? चलिए, बैंक रेट पॉलिसी क्या होती है, मैं दो बातों का ज्ञान आपको दे दूं, फिर बैंक रेट पे आऊंगा चिल्ड्रन। स्टार्टिंग में जब मैंने बैंकिंग स्टार्ट किया था, मेरे से एक मीनिंग का एक्सप्लेनेशन थोड़ा गलत चला गया था, तो उसको रिवाइव कर लेंगे आप लोग आज। एक होता है बच्चों बैंक रेट, एक होता है
रेपो रेट, और एक होता है 5वां गियर के बाद रिवर्स गियर, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। ये जो रेपो शब्द है ना, ये कहां से आया है? बंगाली वर्ड है रीपरचेज। कहां से आया है? रीपरचेज। समझ में आ गया? तो रीपरचेज शब्द से पनपा है। तो अल्टीमेटली अब किताबों में तो बकवास खैर लिखी हुई है, बच्चे पढ़ भी लेते हैं उसको, टीचर्स पढ़ा भी देते हैं। किताबों में ये लिखा है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बैंक, कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेता है, तो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट उससे चार्ज करेगा उसे क्या बोलेंगे? बैंक रेट। या अगर कोई कमर्शियल बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज लेके आरबीआई के पास पहुंचा, 10,000 रुपए का है, थोड़ा काट पीट के पैसा दे दो, आरबीआई कह रहा है 9,600 दे देंगे, हमने कहा ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं? 4% को बैंक रेट। तो लॉन्ग टर्म लेंडिंग के लिए जो कमर्शियल बैंक से आरबीआई इंटरेस्ट वसूलेगा, दैट इज, भूल गए सब लोग? बैंक रेट। और शॉर्ट टर्म लेंडिंग के लिए जो वसूलेगा, दैट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। प्रैक्टिकली रेपो रेट इज द रेट जिसपे आरबीआई बैंकों को पैसा देता है। ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सब बकवास किताबों की है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। व्हाट इट क्लियर? रियल लाइफ में तो किताबों में ये भी बताया गया है, मनी सप्लाई के लिए आरबीआई के पास सफिशिएंट रिजर्व्स होने चाहिए, तो वो नोट छाप सकता है। ठीक है, इस समय हमारे देश में 812.5 टन गोल्ड है, छाप दे आरबीआई नोट? छापेगा? पागल है क्या आरबीआई? जितनी जरूरत होगी उतना ही छापेगा, चाहे गोल्ड कितना भी पड़ा हो। हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव करेंसी तब भी नहीं छापेंगे। अगर आपके घर में 20 किलो चीनी है, तो क्या पूरा शीरा बना डालोगे आज? जब जितनी जरूरत पड़ेगी उतना यूज करोगे ना। तो एग्जाम पास करने के लिए बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। देयर आफ्टर आपको पता लग जाएगा कि प्रैक्टिकली रेपो रेट से ही सारी चीजें रेगुलेट होती हैं। ना विश्वास हो, अप्रैल, मई, जून, 4-5 जुलाई को न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा। हर क्वार्टर पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिव्यू होता है 30 जून को होगा, तो 27-28 को मीटिंग हो जाएगी मान लीजिए, तो पहले हफ्ते में छप जाता है। तो रेपो रेट इज द बेसिक रेट जिसके बेसिस पे सब कुछ डिसाइड होता है। समझ में आ गया? चलिए, तो एक पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक ने अप्लाई किया आरबीआई को कि भाई हमको पैसा दे दो। आरबीआई कह रहा है दे देंगे, हमें क्या प्रॉब्लम की बात है। अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था 7%। कमर्शियल बैंक 7% पर एनम पे आरबीआई से पैसा उधार लेता था और 13% पर एनम पे चल रहे हैं लोगों को चिपकाता था। ये क्या चिपकाता था? क्या होता है सर? मतलब लोन देता था। 13% तो चिपकाने के बराबर ही हो गया। समझ में आ गया? और बीच का पैसा बैंक कमा लेता था। अब आरबीआई नहीं चाहता कि ज्यादा लोन की बटैया हो, तो आरबीआई क्या करेगा? इसको बढ़ा के कर देगा 9%। तो ये भी ऑटोमेटिकली बढ़ के चल रहे हैं, चला जाएगा कम से कम 16-17% तक। जिसकी हैसियत होगी 17% पे लोन लेगा, एल्स मेजॉरिटी लोग तो भाग मिल्खा भाग हो जाएंगे। समझ में आ गया? वो लोग लोन नहीं लेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? सेम इज द केस विद रेपो रेट। मान लीजिए आरबीआई यूज्ड टू से 4% इंटरेस्ट दो और हमसे लोन ले जाओ। ढेर सारे बैंक दनादन गए, 4% पे लोन लिया और आगे पब्लिक को कितने पे दिया? 9% पे। नाउ आरबीआई डजंट वांट कि इतना लोन बटे, इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के कर दिया हाउ मच? 6%। बैंक ने कहा तुम डाल डाल तो हम पात पात, इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कर दिया? 11%। अब जो 11% अफोर्ड कर पाएंगे दे विल कम एंड बोरो, बाकी लोग बोरो करेंगे ही नहीं। कितनी बातें समझ में आती हैं? पक्का? रिवर्स रेपो क्या होता है? आरबीआई के पास एसबीआई वाले जाने की सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं सर? 350 करोड़ का सरप्लस है इनके पास। कितने का सरप्लस है? 350 करोड़। ये सोच रहे हैं कि अगर आरबीआई को पैसा दे दें तो आरबीआई हमें 6% इंटरेस्ट देगा। कितना? 6%। और मार्केट में अगर इसको लेंड करें तो हमें बाजार से 9% मिलेगा। तो एसबीआई कह रहा है 3% मार्केट में एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो लेट अस लेंड द मनी एंड अर्न मोर मनी। बट मार्केट में देंगे तो भाई रिस्क भी है। क्या रिस्क है? लोग पैसा लेके भाग भी सकते हैं, रफू चक्कर हो सकते हैं, चंपत हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं, पोलो मिंट विद द होल भाग सकते हैं। तो इन दैट केस क्या किया जाए? सोच ही रहा था, आरबीआई का फरमान चलाया 6% की बजाय नाउ वी आर ऑफरिंग 7%। अब एसबीआई के पास दो चॉइसेस हैं, या तो अपने सरप्लस फंड्स को आरबीआई को दिया जाके, और या तो बाजार में लोन बांटे।
लोन बांटने में रिस्क है, मिलेगा 9%, आरबीआई 7% देगा, कोई रिस्क नहीं है, क्या करना चाहिए? 7% पे पैसा आरबीआई को एसबीआई को देना चाहिए। तो बच्चों जब पैसा एसबीआई से आरबीआई चला जाएगा, क्या लोन बढ़ पाएगा? लोन नहीं बढ़ पाएगा। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़े या रेपो रेट बढ़े या बैंक रेट बढ़े, कुछ भी बढ़े, पैसा जाएगा आरबीआई के पास, या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा बाजार में, तो लोग बोरो नहीं करेंगे। आई रिपीट चलन, लोग बोरो नहीं करेंगे। समझ गए इस बात को कि बिल्कुल भी नहीं समझे? समझ गए? तो प्लीज मार्क दीज एग्जांपल्स सुपर क्विक एंड फास्ट। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? जब मार्केट खुलेगी तब डॉक्टर साहब मरीज का ऑपरेशन करेंगे? आंसर नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको बोल रहा है भाई 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है एफडीआर पे, तो लोग अपने पैसे को एफडी के फॉर्म में कहां पे डिपॉजिट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब आरबीआई नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो आरबीआई कह रहा है डायरेक्टली हमारे पास पैसा लगाइए बॉन्ड्स में, हम आपको 8.05% इंटरेस्ट देंगे। कितना? 8.05% इंटरेस्ट हम आपको देंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पे आरबीआई एक कागज का टुकड़ा डिसाइड करेगा बॉन्ड के फॉर्म में, या ये डिजिटली भी हो सकता है, और लोगों को कहेगा हमसे ये ले जाइए और बदले में हमको पैसा दे जाइए। तो इन दैट केस व्हाट इज आरबीआई डूइंग? आरबीआई इज सेलिंग दीज बॉन्ड्स। व्हाट दे आर डूइंग? सेलिंग। वो एफडी सर्टिफिकेट देंगे अपना और आपसे पैसा लेंगे। तो बुक में ये लिखा होता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल सेल सिक्योरिटीज। बच्चे इसका मतलब ही नहीं समझ पाते कि सेल सिक्योरिटीज का मतलब गार्ड बेच रहे हैं वो लोग, ये गार्ड ले जाओ अपने घर में चौकीदारी करवा लेना। तो सिक्योरिटीज का मतलब सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है। आरबीआई सेल्स द सिक्योरिटीज मतलब वो बॉन्ड आपको देंगे और आपसे बदले में पैसा लेंगे। तो आपका पैसा आरबीआई के पास चला गया, जाएगा कमर्शियल बैंक के थ्रू, बट क्या कमर्शियल बैंक उस पैसे से लेंडिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्रेडिट ऑटोमेटिकली विल गेट कंट्रोल। और जब आरबीआई को लगेगा कि भाई अब बहुत पैसा आ गया है बॉन्ड्स का, चलो लोगों का पैसा लौटा देते हैं, तो इन दैट केस आरबीआई आपसे बोलेगा कि ईयर्स अगो जो बॉन्ड्स हमने बेचे थे उन्हें वापस दे दीजिए और अपना पैसा हमसे वापस ले जाइए। तो दिस इज कॉल्ड एज आरबीआई विल बाय सिक्योरिटीज एंड दिस इज कॉल्ड एज आरबीआई विल सेल सिक्योरिटीज। तो क्रेडिट को जब कंट्रोल करना होता है तो हम बॉन्ड बेच के पैसा लेते हैं, और जब क्रेडिट को थोड़ा सा लिबरलाइज करना है, ज्यादा बांटना है, तो हम बॉन्ड आपसे वापस लेंगे और आपका पैसा आपको लौटा देंगे। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? सीआरआर की कहानी तो सबको पता है। अगर 4% सीआरआर है चिल्ड्रन, तो कमर्शियल बैंक 96% पैसा लेंड करेगा, इजंट इट? आरबीआई नहीं चाहता कि ज्यादा लेंडिंग हो। आरबीआई ने अनाउंस किया दैट न्यू सीआरआर वुड बी 14%। हाउ मच? 14%। अब जब सीआरआर बढ़ा देंगे तो बैंक्स हैव टू होल्ड मोर मनी, इन दैट केस दे वुड बी लेंडिंग लेस, तो क्रेडिट क्रिएशन ऑटोमेटिकली विल गेट कंट्रोल्ड। सारी बातें समझ में आ गई? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए झटपट इसको अपडेट करें। आते हैं स्पेशल, सेलेक्टिव या क्वालिटेटिव पे चिल्ड्रन। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट वी हैपन टू सी इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। सपोज किसी को 1 करोड़ रुपए का घर खरीदना है, सो कमर्शियल बैंक वुड से 20% पैसा आप लगाइए, बिल्डर को पे करिए अपने पास से, बिल्डर के साथ एक हाउस का खरीदने का अग्रीमेंट बना लीजिए, 80% हम आपको लेंट कर देंगे, आपको नहीं देंगे पैसा, पैसा बिल्डर के पास जाएगा। लोग इतने कलाकार होते हैं, बिल्डर के पास पैसा जाता है। ऊपर में बात गई, बिल्डर के पास पैसा जाता है। होम लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 8.5-8% भी होता है। बिल्डर अगर अपने लिए वर्किंग कैपिटल बैंक से लेगा 12-13% से कम उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हमने आरबीआई से बोला, सॉरी कमर्शियल बैंक से बोला हमें लोन दे दो, घर लेना है। 1 करोड़ का घर था, 20 लाख रुपए की चेक हमने दे दी बिल्डर को। इज दैट क्लियर? बिल्डर ने एग्रीमेंट बनाया, चेक का नंबर बिल्डिंग एग्रीमेंट में डाल दिया, उसी एग्रीमेंट के बेसिस पे बैंक ने 80 लाख का लोन सैंक्शन किया, और बिल्डर के अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर किया? 80 लाख। हमने बिल्डर को कहा हमें घर नहीं चाहिए, बिल्डर कह रहे कौन सी नौटंकी है? सुनिए तो आगे की बात। आप अगर बैंक से अपने बिजनेस के लोन लेने जाएंगे 12-14% पे लोन पाएंगे, मेरे को तो 8.5% पे मिला है। एक काम करते हैं, आप मेरे को 10% इंटरेस्ट दे दीजिए, 8.5 मैं बैंक को दे दूंगा, तो मेरी जेब में कितना आएगा? 1.5। आपको धंधा पानी करने के लिए 12-14% पे लोन मिलता, आपको 10% पे एक तरह से लोन मिल गया। बिल्डर कहेगा सौरभ सर के स्टूडेंट हो क्या?
समझ में आया कि नहीं आया? आपकी भी बढ़िया कमाई, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा, बिल्डर को भी बढ़िया फाइनेंसिंग हो रही है। बैंक वाले बीच बीच में चेक करने जाते हैं कि बिल्डिंग बन रही है कि नहीं बन रही। आपने हाउस ऑक्यूपाई किया है या नहीं किया, कोई बात नहीं सर। सर वो चाय तो पीता ही होगा बैंक का मैनेजर, उसकी शादी होगी, बीवी बच्चे होंगे, गिफ्ट भी उसको चाहिए होगा, बाकी समझ गए होंगे सब लोग। ऐसी कलाकारी भी हिंदुस्तान में बहुत चलती है। इज दैट क्लियर? और उसके बाद जब लोग पकड़े जाते हैं तो फिर आपको पता है क्या होता है, बॉन्ड वॉन्ड खरीद लेते हैं लोग, समझ में आ गया, और लीडिंग पार्टीज को ज्वाइन कर लेते हैं, सजा माफ, चला जाए आगे। चलिए, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ये है। अब आरबीआई कह रहा है बहुत दलित दर लोग लोन ले रहे हैं, लोन में थोड़ी सी कमी करनी पड़ेगी। तो आरबीआई कह रहा है कमर्शियल बैंक को अब मार्जिन मनी लो 55% और लेंडिंग करो सिर्फ और सिर्फ 45%। तो भैया जिसकी हैसियत है 55 लाख रुपए दे दे, बैंक 45 लाख दे देगा, आप 1 करोड़ का घर खरीद लीजिए। काफी कम लोग ऐसे होंगे तो मैक्सिमम लोन का क्रिएशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जो पहले वाला एग्जांपल दिया था, जेल जाना हो तो वो करिएगा, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हो तो ये करिएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट समझ गए सब लोग? मार्जिन रिक्वायरमेंट समझ गए? रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, ये कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता है सर? टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन, इन सब चीजों के लिए आपको लोन में मिल जाता है ना। तो इन दैट केस यहां पे स्पेसिफाई किया जाएगा किस चीज के लिए लोन देंगे और किसके लिए नहीं देंगे। तो ये पॉलिसी अभी तक फ्लेक्सिबल थी, अब इसे काफी रिजिड बना दिया गया। एक जमाना था ईयर 2000 से लेकर 2004-5 तक का, आईसीआईसीआई टू व्हीलर लोन बहुत देता था और काफी लोग टू व्हीलर लेके भाग जाते थे। सर तो ऐसा कैसे भाग जाते थे? सिंपल सा एक पैन कार्ड चाहिए, आधार उस जमाने में होता नहीं था, आधार कार्ड या बिजली का बिल या रेंट अग्रीमेंट दे दीजिए, हम कहीं रह रहे हैं, रेंट अग्रीमेंट 600 रुपए में वकील साहब आपका बनवा देंगे फर्जी वाला, वही वहां जमा होता था, लोग बाइक खरीदते थे और यूपी से बिहार भाग जाते थे। अब ढूंढते रहो पैन कार्ड से आदमी को, पता लगा 50,000 रुपए का लोन है, 10,000 कैश डाउन दिया था, 5-10,000 इंस्टॉलमेंट दे दिया, अब 30,000 के लिए बैंक वाले 1 लाख तो नहीं खर्च करेंगे ना आदमी दौड़ाने में, तो डिफॉल्ट दन डिफॉल्ट हुआ लोन का। तो आईसीआईसी बैंक को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था उस एरा में, तो इन्होंने टू व्हीलर लोन देने एकदम बंद कर दिए। फोर व्हीलर लोन पे भी प्रॉब्लम्स आती नहीं, बट अब जब से ये आधार और आजकल तो गाड़ियां वो वाली आ गई है ना, क्या कहते हैं, इंटरनेट इनसाइड वाली, तो उसमें भी सेटिंग कर देंगे, जैसे फ्लिपकार्ट से मोबाइल खरीदते हैं, अगर पेमेंट नहीं हुआ टाइम पे तो फ्लिपकार्ट पे जो मोबाइल आपने खरीदा है उस पर स्पेशल प्रोग्राम है, वो काम करना बंद कर देगा। ये फ्रॉड भी अभी हुआ था इंडिया में कुछ साल पहले। लोकल शॉपकीपर्स ने क्या किया, फ्लिपकार्ट पे वो स्कीम होती थी ना, बाय टुडे पे लेटर, 3 महीने बाद आपको पेमेंट करना है, 20,000 का सैमसंग का मोबाइल है, 6,000 रुपए देके अपनी दुकान पे मंगवा लिया, कस्टमर आया 16,000 में मोबाइल उसको बेच दिया। कस्टमर क्या देख रहा है, फ्लिपकार्ट इज सेलिंग एट 20, ये तो 16 में दे रहा है, 16 में बेच दिया। और कस्टमर को बताया ही नहीं कि पे लेटर में बाकी पैसा बाद में देना है। 90 दिन के बाद मोबाइल की स्क्रीन पे लिख के आ रहा है योर ड्यूज आर अवेटेड, जब तक पैसा नहीं देंगे मोबाइल काम करेगा ही नहीं। तो पे लेटर स्कीम में इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बनाई जाती है। काफी लोगों ने कंप्लेन की दुकानदार से, कह रहे मैं तो जानता ही नहीं आप हैं कौन, पता लगा वहां दुकान का बोर्ड ही हट चुका था 3 महीने बाद। तो हिंदुस्तान है मेरा भारत महान, 100 में 99 बेईमान, एक ही ईमानदार है, आधे हम और आधे आप। खूब कलाकार लोग हैं यहाँ, एमबीए कॉलेज ही सब ना सिखाया जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से दिमाग लेके चले आते हैं लोग। खैर अच्छा ही है, हमारे लिए क्लास में फायदा हो जाता है इन सबका। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट तो समझ में आ गया, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट इज क्लियर। तो काफी लोग हैं, टीवी लेके तो कोई ना भागेगा, बट माइक्रोवेव लेके लोग भाग सकते हैं, एलईडी टीवी लेके लोग भाग सकते हैं, फ्रिज लेके कोई नहीं भागेगा, सॉरी। तो इसलिए इन सब चीजों के लोन पे आरबीआई रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, क्योंकि ये लोन देना तो आसान है बट इसकी रिकवरी नहीं हो पाती। और जब ये बहुत ज्यादा होता है तो बैंक क्या करता है, अब एसएमएस चार्ज लगेगा, अब पासबुक अपडेशन चार्ज लगेगा, मैनेजर के रूम में जाके छींक दिए इसका 200 रुपए चार्ज लगेगा, ज्यादा छींक दिए, जुकाम लगा है 300 रुपए, समझ में आ गया, बुखार है और तुम बैंक चले आए 500 रुपए चार्ज है इसका। हर चीज का दलिद्रों को चार्ज चाहिए, क्योंकि जो भागता है उसका ये पैसा पकड़ नहीं पाते। समझ में आ गया? क्रेडिट रेशनिंग, अमाउंट विल बी फिक्स्ड, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए तक की अमाउंट फिक्स कर दी पर पर्सन के लिए या पर आइटम जो आप लोन पे लेंगे। अब आरबीआई कह रहा है नहीं भाई इसको चेंज करो, ठीक है 4 लाख रुपीज फिक्स कर देते हैं। तो जब आपका कोटा फिक्स कर दिया कि इससे ऊपर आपको लोन एक पर्टिकुलर चीज के लिए मिलेगा ही नहीं, क्या ज्यादा लेंडिंग हो पाएगी चिल्ड्रन? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। डायरेक्ट एक्शन के पहले आपको एक पढ़ना पड़ेगा, मॉरल सुएशन। ये क्या होता है सर? जैसे कुत्ते को सहलाते हैं ना,
आरबीआई बैंक मैनेजर को बोलेगा प्लीज लोन मत बांटिए, समस्या चल रही है देश में, ज्यादा लोन बांटेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। दिस इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन, मॉरल सुएशन। अगर नहीं समझेगा बैंक तब भी लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, एज वेल एज क्या कर देंगे, न्यूज़पेपर में छाप देंगे कि ये बैंक आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से काम नहीं कर रहा। द डिपॉजिटर्स आर मेड अवेयर ऑफ दिस थिंग। पता लगा आप सवेरे उठे, आपने ब्रश पकड़ा और वहीं छोड़ के भाग गए बैंक पैसा निकालने के लिए। तो ये सब हरकतें भी कुछ बैंकों के साथ हो चुकी हैं विगत वर्षों में। लास्ट लेक्चर में वो लक्ष्मी विलास बैंक बताया था, नहीं यस बैंक का तो कोई ऐसा प्रॉब्लम था नहीं, उसको तो नहीं, आईएनजी वैश्य बैंक को यस ने टेक ओवर किया था, और यस की काफी होल्डिंग इस समय कोटक के पास है, तो कुछ टाइम में यस बैंक ये कोटक महिंद्रा बैंक बन जाएगा। गॉट इट? चलिए लिख दिया सबने, लिख लीजिए इसको झटपट फास्ट। चलिए तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। चलिए तो बैंक रेट पॉलिसी मैंने आपको बता दिया, द स्टैंडर्ड रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक और रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इतनी बात समझिए सब लोग। चलिए तो यहां पे बच्चों कुछ लिखा हुआ है, जब बैंक रेट बहुत हाई होगा तो मार्केट में लोन का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, लोग कम लोन लेने आएंगे, जिससे मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम। मनी सप्लाई कम होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, कम। परचेजिंग पावर कम तो डिमांड भी कम, ऑटोमेटिकली गुड्स की जो शॉर्टेज थी वो खत्म हो जाएगी और सामान बाजार में कम प्राइस पे बिकने लग जाएगा। तो आप जब पर्टिकुलरली थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे इन आरबीआई फंक्शंस को आपको फिर से पढ़ाया जाएगा। तो उस यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, आईएससी ने 2 में निपटाया हुआ है, वैसे सीबीएसई में 3 है। आईएससी में 2 चैप्टर एक साथ चिपका दिए गए हैं, वो अलग अलग उदास हो रहे थे तो सोचे एक साथ लगा दें इनको, तो आपको लास्ट पार्ट में ये फिर से पढ़ना पड़ेगा। चले आगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होता है, ओएमओ ओमो ओमो मत समझिएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब आरबीआई कहेगा लाओ हमारे पास पैसा लेके आओ, एसबीआई के पास पैसा जमा कराने की जरूरत नहीं है। तो जब एसबीआई के पास पैसा जाएगा ही नहीं, वो लोन बांट ही नहीं पाएंगे। फाइन चिल्ड्रन। चलिए वेरिएबल रिजर्व रेशियो मैंने आपको बता दिया, सीआरआर प्रेजेंटली क्या है बच्चों, 4.5%। एंड व्हाट इज एसएलआर, 18%। समझ में आ गया? 18% तो हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं, समझ गए सब लोग। एसएलआर की बातें हो गई हैं, ये बकवास कंटेंट है चिल्ड्रन, इसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे। रेपो रेट हैव बीन टोल्ड टू यू, यहां पे देखिए शब्द लिखा है ना, लेंट फॉर शॉर्ट पीरियड। ऐसा कुछ नहीं होता, रेपो रेट ही बेस रेट होता है। रेपो चेंज होगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा चिल्ड्रन। ओके, रिवर्स रेपो भी बता दिया मैंने। अब यहां पे लिखा है कमर्शियल बैंक पार्क देयर सरप्लस फंड, गाड़ी है कि पैसा है, थोड़ी हाई फाई अंग्रेजी यूज की गई है। ओके चले आगे बच्चों। चलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया, आपको 40 लाख रुपए का घर लेना है, बैंक कह रहा है 25 तुम लगाओ 75 हम दे देंगे। अब बैंक कह रहा है 90 तुम लगाओ हम सिर्फ 10 ही देंगे बस। लोन लेने वाला कहेगा मैं टेंट लगा के कैनोपी लगा घर के बाहर ही रह लूंगा। अंडरस्टूड? समझ गए बच्चों। कंज्यूमर क्रेडिट, डिप्रेशन का पीरियड होगा तो बैंक लीनियंट पॉलिसी लेगा कंज्यूमर क्रेडिट की। ऐसा क्यों सर? कंज्यूमर क्रेडिट है ना, आई रिपीट कौन सा क्रेडिट है, कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स बिक रहे हैं तो मार्केट में रिसेशन छाया हुआ है, धंधा पानी चौपट है बिजनेसमैन का, दुकान पे कोई आ ही नहीं रहा है। तो इन दैट केस अगर बैंक थोड़ा सा लीनियंट हो जाएगा तो लोग टीवी फ्रिज लोन पे क्या करेंगे, लेने लगेंगे। जो गुड्स अभी तक नहीं बिक रहे थे वो सेल होने लग जाएंगे, तो शॉपकीपर का जो डिप्रेशन था, रिसेशन था, वो बूम में, रिकवरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्रेडिट रेशनिंग हैव बीन टोल्ड, अमाउंट फिक्स कर देंगे कि इससे ज्यादा लोन एक पर्सन को या इससे ज्यादा लोन किसी पर्पस के लिए दिया ही नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली क्रेडिट क्रिएशन विल गो। डायरेक्ट एक्शन समझ गए, मना कर दिया बैंक को तुम्हारा बिल नहीं डिस्काउंट करेंगे, जो करते बनता है कर लो। मैनेजर अंकल क्या करेंगे, चप्पल निकाल के आरबीआई गवर्नर को मारने लग जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। लोन देने से स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ऐसे तुमको लोन नहीं देंगे, तुमको लोन नहीं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है सर, तुमको लोन नहीं देंगे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अरे मतलब स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है लोन नहीं मिलेगा। मॉनेटरी पॉलिसी इंपोज कर दी, क्या मतलब सर वो कपड़ा वपड़ा पहना दिया उसको? अरे नहीं भैया, मॉनेटरी पॉलिसी को रिजिड कर दिया, मतलब कहने का मनी सप्लाई कंट्री में क्या कर दी, कम कर दी। रीडिस्काउंटिंग कंडीशंस ऑल्टर, अभी कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाता था तो आरबीआई 10,000 में 4% काटता था, अब आरबीआई 10,000 में 9% काटता है, ज्यादा पैसा कटेगा।
क्या बिल डिस्काउंट करवाने वाले लोग उतनी ही फ्रीक्वेंसी में बैंक में आएंगे? वो कहेंगे जब ज्यादा पैसा कट रहा है तो हमें नई डिस्काउंटिंग करानी, हम वेट कर लेंगे अपने ड्रॉइंग का। डिसअलाउ कर देगा बैंक को कि आप बैंकिंग एक्टिविटीज कर ही नहीं सकते। समझ में आ गई बात? नहीं समझे? चलिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है चलन। लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बहुत कम बुक्स में दिया हुआ है, इसके ऊपर एमसीक्यू बनेगा। ICDF याद रखिएगा। अगर सेंट्रल बैंक के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस करे कि लोन कम बांटो या ज्यादा बांटो, तो क्रेडिट कंट्रोल भी होगा और क्रेडिट एनलार्ज भी हो जाएगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। सुनी सुनाई बातें हैं, मैंने कहीं लिखा हुआ तो उसको खास देखा नहीं है, मतलब कोई अथॉरिटेटिव लेटर मेरे पास नहीं है। रघुराम राजन जी को उस समय की गवर्नमेंट ने बोला था कि 35,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, नोट छापिए। उन्होंने कहा अगर हम ऐसा कर देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट मोर ऑफ फ्रीबीज, उन्होंने मना कर दिया तो उनको स्टेप डाउन करा दिया गया। तो दिस वाज सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर हिम। गॉट इट? कोऑपरेशन एक्सटेंडेड बाय बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। बैंक दैट इज कमर्शियल बैंक जितना बढ़िया तरीके से लोन का मैनेजमेंट करेंगे, कंट्री में लोन डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होगा। या आरबीआई की पॉलिसीज को जितना इग्नोर करेंगे उतना लोन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो दैट इज द लिमिटेशन टू क्रेडिट कंट्रोल। समझ में आ गया? डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट, ये क्या होता है? लोन जनरली जो दिया जाता है वो 6-8 महीने साल भर के लिए नहीं दिया जाता, इट इज गिवन जनरली फॉर अ लॉन्गर पीरियड। वेयर एज मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट में पैसे का लेन देन होता है विच इज अप टू अ पीरियड ऑफ ओनली 1 ईयर। तो अगर शॉर्ट टर्म लेंडिंग एंड बोरोइंग कंट्री में बढ़ जाए, लिक्विडिटी ज्यादा हो जाए कंट्री में, तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्रिएशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। ओके, बिजनेस कंडीशंस फेवरेबल है अनफेवरेबल है। प्रॉस्पेरिटी है तो लोन ज्यादा लेंगे लोग, डिप्रेशन है तो लोग लोन मांगेंगे भी कम, और बैंक भी बिजनेसमैन को कम लोन देगा। सो दीज वर सर्टेन लिमिटेशंस चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई? कोई क्वेरी इसके ऊपर चिल्ड्रन? चलिए, डिमोनेटाइजेशन के साथ तो आप जिए हुए हैं भाइयों और बहनों, मित्रों को पितरों से मिलवाने की हरकत की थी इन्होंने। व्हाट इट क्लियर? सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? जो अपने जेंडर वाले कॉलम में एफ लिखते हैं, एज मोर देन 26 ईयर्स। ये क्या मतलब है सर आपके कहने का? शादीशुदा लेडीज, मतलब लेडीज बोले शादीशुदा बोले, बातें की है। इन्हीं के पास कभी पैसे नहीं होते हैं, कभी पैसे नहीं होते हैं। बट जब डीमोनेटाइजेशन आया तो क्या बोले सब अपने पतियों को? ए जी, ओ जी, सुनते हो जी? समझ में आ गया? ये 1.5 लाख रुपए रखा है, कोई तो बेवकूफ 100 रुपए नोट लेके बैंक में पहुंच गए थे। उनसे पूछा कि आप क्यों आ गए हैं? हम सोचे कि बाहर जो लोग हैं नहीं बदल रहे तो आपसे बदल रहे हैं। तो 500 रुपए और 1,000 रुपए की जो नोट उस जमाने में चलती थी बच्चों, आज भी अगर किसी के पास हो तो बता दीजिएगा, कुछ दुख दर्द मेरे पास भी है। तो सो कॉल्ड मोदी जी ने बोला कि भाई अब ये नोट लीगल टेंडर नहीं होगा। टेंडर वर्ड का यहां पे मतलब क्या होता है? ऑफर। आप लीगली किसी को नहीं दे सकते। लोगों ने भी खूब खेल किया इसमें। कल्याण ज्वेलर्स का शोरूम रात को 2:30 बजे तक खुला था। जितनी सेल साल भर में नहीं हुई उतनी 5 दिन में कर ली उन्होंने, क्योंकि दैट वाज द ओनली थिंग विच पीपल कुड हैव बॉट। और कल्याण ज्वेलर्स से पूछा गया पैसा कहां से आया? सेल किए थे दिवाली के पहले, पैसा बैंक में जमा कराने आ नहीं पाए थे, बिजी हो गए थे। नोट के ऊपर तो नहीं लिखा ना कि किस दिन आया था वो। समझ में आ गया? लोगों ने वन टाइम डिपॉजिट का बड़ा फायदा लिया। अप्रैल से हमारे बिजनेस में बहुत ढेर सारी सेल हो गई है। 20 साल से आईटीआर नहीं फाइल किया गया, बोला गया कि कमाई नहीं हो रही है। इस साल अचानक सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, सबकी कृपा बरस गई हमारे ऊपर। तो कितना लोगों ने पैसा दाएं बाएं किया। अभी कुछ साल पहले 1 जुलाई को सीए डे पे मोदी जी एड्रेस कर रहे थे आईसीआई में, तो बोला, मतलब ये हो गई शायद 7-8 साल पुरानी बात, कि 7-8 साल के 5-6 साल पुरानी, किसी ना किसी सीए ने ही किसी इंसान की हेल्प की थी। और हालत ये थी बच्चों, सरकार ने 21,000 करोड़ की नई करेंसी छापी। कितने की? और वापस अराउंड 16,000 करोड़ की करेंसी बस इनके पास आई थी। मतलब गवर्नमेंट को एक तरह से 5,000 करोड़ का लॉस हो गया मॉनेटरी सप्लाई में। नहीं समझे? नहीं समझे? 21 कमरे आपने बनवाए, 16 कमरे आपके टूटे, तो 5 कमरे की तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई ना आपकी, तो आपके हॉस्टल में उतना किराया नहीं आ पाएगा। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फ्लॉप प्रोग्राम था। सिर्फ प्रोग्राम तब अच्छा हुआ इनके लिए जब नेता लोग जो घूस देते हैं वोट खरीदने के लिए, उनके पास से पैसे चले गए। दूसरी अच्छी बात फॉर द मिडिल इनकम क्लास हुई, जो रियल एस्टेट का प्राइस साल में जिसका ग्रोथ रेट बच्चों 18 से 25% था, वो रियल एस्टेट का ग्रोथ रेट आज की तारीख में घट के 8% से भी कम हो गया है टीयर 2 सिटीज में।
मुंबई दिल्ली तो फ्लैट खाली पड़े, कोई किराए पे लेने वाला है ही नहीं, क्योंकि रियल एस्टेट, गोल्ड, ये दो ऐसी चीजें थी जहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं कुछ और, बट आपके रिकॉर्ड में नजर आता है कुछ और जब गवर्नमेंट ने बोल दिया नोट चलेगा ही नहीं, नोट चलेगा ही नहीं, और जो लोग गोल्ड वोल्ड लेके बैठे बड़ा खुश हो रहे हैं, आज ही पता लगा गोल्ड का 10 ग्राम का रेट कितना हो गया, 76,500। डिमोनेटाइजेशन वाले साल में शायद 40,000 रुपया और कम, 37 के आसपास रहा होगा, डबल हो गया प्राइस। अगर उस समय 35 लाख का गोल्ड किसी ने लिया होगा 1 किलो, आज हो गया 70-75 लाख का। उस समय 35 लाख नहीं निपटा पा रहे थे, 75 कैसे निपटाओगे? तो लोगों को कुछ हरकतें ऐसी करनी चाहिए कि उनके पास ब्लैक मनी जरा भी इकट्ठा हो ही ना, थोड़ा थोड़ा सरकार को टैक्स देते रहे। भगवान आपकी बदमाशी में आपका साथ देंगे चिल्ड्रन, चोरी में साथ नहीं देंगे। तो ऊपर वाला भी देख रहा है, भाई 10 करोड़ टैक्स बन रहा है, करोड़ 2 करोड़ दे दो, मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा। तो भगवान कहें भैया जाओ, तुम जानो तो काम जाने, समझा, क्योंकि हमको जो लेके आए हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए काम किया गया था, ताकि इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा पैसा सिस्टम के अंदर चला है। बट अगेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने देखा 2000 के नोट भी बाजार में जितने दिए थे वापस मुश्किल से महीने में 1-2 बैंक के अंदर आते हैं, तो जो ब्लैक मनी पहले था वो सो कॉल्ड अब 2000 के नोट में इकट्ठा होने लग गया। तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एफर्ट लिया और ये 2000 के नोट चलन से बंद कर दिए। खोपड़े में बात गई चलन, खोपड़े में बात गई। चलिए, फ्लशिंग का मतलब ये मैं समझिएगा कि कमोड में डाल दिया। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था? काउंटर फीट नोट, पड़ोसी देश पाकिस्तान से आते हैं, उनको भी निपटा, सबसे ज्यादा नुकसान बेचारे उन्हीं को हुआ है। हाँ, तभी से पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही है। एक्चुअली पाकिस्तान की इकोनॉमी हम ही चला रहे थे, हमें बोलना चाहिए उसको, जैसे प्रॉक्सी इकोनॉमी नहीं होती है, तो उनको पाकिस्तान इकोनॉमी या प्रॉक्सी इकोनॉमी बोले, एंड वी वर द मॉनिटरिंग इकोनॉमी। तो उनका धंधा सबसे ज्यादा चौपट हो गया, समझ में आई बात? और ऊपर से आर्मी वालों ने और बेड़ा गर्क कर दिया उनका, पैसा था नहीं, बम 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 फेंक आ रहे हैं। जो थोड़ा बहुत अपनी सब्सिडरी एक्टिविटी से कमाते थे आतंकवाद से, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस था उनका। अमेरिका की फंडिंग भी खत्म हो गई, उसामा बिन लादेन वहां से मिला नहीं, बोले खाली पी लिया, पैसा बर्बाद हो रहा, चलो अफगानिस्तान, उसको भी निपटा दिए, वो भी वहां से चले गए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो जैसे आप अगर पाकिस्तान में जाके इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड करें तो टीचर बोलेगा प्राइमरी एक्टिविटी पाकिस्तान आर्मी, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है? वो जो उनके टेररिस्ट कैंप्स होते हैं बेसिकली। समझ में आया? समझ में आ गया? वो सेकेंडरी एक्टिविटी है उनकी। बड़ा बर्बाद देश है। चलिए, चेकिंग ऑन टेरर फंडिंग, ये हवाला वर्ड जानते हैं बच्चों क्या होता है? हवाला क्या होता है? मान लीजिए कि आपने किसी को लेटस से 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन दिया या किया, आपने 10 लाख रुपए का लैंड एक पर्टिकुलर सिटी में परचेज किया, लेटस से लखनऊ, द ओनर लिव्स इन मुंबई, फाइन, एंड देयर आफ्टर किसी ने मुंबई में 10 लाख रुपए का लैंड खरीदा किसी से, और उसका जो ओनर है वो कहां रहता है? लखनऊ में। तो लखनऊ वाला लखनऊ में पैसा दे देगा एक दूसरे को, तो पैसा ऑटोमेटिकली पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? नहीं समझे? एक्स लखनऊ में रह रहा है और वाई कहां रह रहा है? मुंबई में। और बी जो है वो मुंबई में रह रहा है और ए जो है वो कहां रह रहा है? लखनऊ में। तो एक्स ने प्रॉपर्टी वाई से खरीदी है और ए ने प्रॉपर्टी बी से खरीदी है, बेची है। एक्स हैज टू पे मनी टू होम? वाई। एंड ए हैज टू पे मनी टू होम? बी। तो पैसा लखनऊ से मुंबई जाना है, लखनऊ से और वापस फिर लखनऊ आना है, तो इट इज बेटर कि एक्स पैसा ए को दे दे, यहीं पे सेटलमेंट हो गया। तो क्या यहां पे आपको बैंकिंग चैनल का यूज करना पड़ेगा? नो। तो हवाला कुछ ऐसे चलता था। दूसरा तरीके में हवाला मतलब ओरिजिनल सेंडर ऑफ द रिसीवर ऑफ द मनी को आप पहचान नहीं पाएंगे। बड़े बड़े एनजीओ चल रहे हैं, किस लिए? अंधों का फ्री में इलाज करते हैं। 10 करोड़ रुपए सो कॉल्ड किसी कंट्री से आ रहा है आतंकवाद फैलाने के लिए, एनजीओ ने 10 करोड़ ले लिया, उसमें से 1 लाख रुपए एक डॉक्टर को दे दिया, 2 लाख रुपए एक टीचर को दे दिया। पता लगा डॉक्टर के घर में आरडीएक्स रखा था, टीचर घर में AK-47 रखी थी, और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे थे। काफी पकड़े जाते हैं लोग इस तरह से। तो यही सब दाएं बाएं का जो पैसा होता है इसी को हवाला बोलते हैं एक्चुअली। फाइन, बाकी हिंदी मूवीज देख लीजिए और बढ़िया समझ में आएगा। ओके, तो 500 के नए और 2000 के नए नोट आए और वो भी अब खत्म हो गया अल्टीमेटली। पूरी रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा चलन, सबको समझ में आ गया? चलिए, इसी के साथ आपका बैंकिंग यूनिट होता है समाप्त और टेस्ट के लिए हो जाए लोग कुछ दिनों में तैयार। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।